गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट पुराने बैठे हैं क्या, जो संडे को क्लास ली थी? हैं? अच्छा अच्छा। चलो, इसमें चाहे भली से एक क्लास हुई हो या दो क्लास हुई हो, कुछ स्टूडेंट्स अगर नए बैठे हैं तो ये बैच नए सिरे से ही पढ़ाना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने थोड़ा बेसिक्स पढ़ लिया है वो लोग भी दोबारा पढ़ लें, रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी आज हम क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग सिलेबस से ही डिस्कस करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर डे फर्स्ट जो हमारी क्लास होती है वहीं से चर्चा करेंगे, सिलेबस से चर्चा करेंगे हम लोग। आप लोगों के शायद मुझे ध्यान है कि बहुत लंबे टाइम पहले, करीब 1.5-2 महीने हो गए शायद, तो 1.5-2 महीने पहले संडे को मेरी क्लास हुआ करती थी। तो उसके बाद में राजेंद्र सारंग जी सोशोलॉजी वाले आ गए थे, उस वजह से क्लासेज नहीं लग पाई और मैं उधर आरएस वाले बैचों में बिजी ज़्यादा था। अब आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस शाम के टाइम में व्यवस्था की है, मैंने टाइम वहाँ से फ्री किया है। एक शाम को आरएस का बैच एक कंप्लीट किया दूसरे इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ मैं फ्री हुआ तो मैंने आपके यहाँ लगवा ली क्लास। तो अब डेली आप लोगों की 1.5 से 2 घंटे की क्लासेज हो जाएगी। यहाँ ये बदल दो यार। क्या हुआ? 1.5 घंटे की ज्यादा है क्या क्लास? पाँच से 6 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मेरे को तो लगता है 5:30 बजे भी जल्दी है। उसका कारण है क्योंकि मैं, आपको पता है, सरकारी नौकर हूँ और सरकारी नौकर होने के नाते 6 बजे तक मेरा ऑफिस होता है। 6 बजे तक मेरा ऑफिस होता है, तो उसमें भी मैं यहाँ आने के लिए 5:30 बजे की क्लास के लिए भी मुझे 5 बजे वहाँ से निकलना पड़ता है। और सरकारी नौकरी में होने के बावजूद आपको ये भी पता है कि मैं एक जिम्मेदार बड़ी पोस्ट पे हूँ, तो जिम्मेदार बड़ी पोस्ट जितनी होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है क्लास में कि 5:30 बजे का टाइम हो, मैं 5:45 बजे आऊँ, ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। क्योंकि टाइमिंग की बात है कि मैं ऑफिस से निकलने लगूँ और कोई मीटिंग ऊपर वाले अधिकारी बुला ले या कोई और काम आ जाए, तो किसी कारण से, या ट्रैफिक में लेट हो गया, तो कई बार 10-5 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकता है। कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए 5 बजे टाइम से निकल जाऊँ, 5:15 बजे या 5 बजे भी क्लास लेने की कोशिश करूँगा। आपकी 5 बजे तक फ्री हो जाती है क्लास? ठीक है, कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी आने की। पर आप ये अधिकार के तौर पे कभी मांग मत करना नीचे जाके कि साहब 5 बज गए, सर आए नहीं अभी तक। टाइम मेरा 5:30 बजे का ही है, ठीक है ना? और उसमें भी कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए। तो बड़े कूल माइंड से, शांति से, आराम से पढ़ते रहना। देखो, मेरी मजबूरियां हैं, मैं वैसे तो 6 बजे से पहले पढ़ाता नहीं हूँ, सरकारी टाइम में पढ़ाना उचित नहीं है, जब मेरा ऑफिशियल टाइम है तब पढ़ाना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा टाइम से आने की कोशिश करूंगा। और 7 बजे तक आप लोगों की क्लास रहेगी, 7 बजे से पहले कोई हिलने की कोशिश मत करना। आज जरूर मैं आप लोगों की क्लास 1 घंटे में फ्री कर दूंगा। आज डे फर्स्ट है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बारिश का मौसम भी हो रहा है। थोड़ा सा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करके आज अपन क्लास छोड़ देंगे। उसके बाद में जो है आपको डिटेल में जो है कल से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को मेरे साथ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, मेरा शौक नहीं है, समझ रहे ना बात को? तो मजबूरी
आपको पढ़ना है। और एक अच्छी बात है कि अभी वैकेंसी भी नहीं आई है, आप लोग आराम से पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ेंगे। मेरी एक गारंटी है, मैं पहले ही बताता हूं, अब तक जो मुझे जानते हैं सब लोग जानते होंगे इस चीज को, कि कोई भी क्वेश्चन जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा 17 या 18 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक आध कोई क्वेश्चन बाई चांस गलती से चला भी गया बाहर तो चिंता मत करना, वो आपसे नहीं होगा ना, जो क्वेश्चन आपसे सही नहीं होगा वो किसी और से भी सही नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी इस चीज का। आपके पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी पहले पढ़े हैं, जो जानते हैं मुझे, वो सब लोग इस चीज की गवाही दे देंगे अपने आप ही, है ना। और तुम लोग को भी अपने आप पता लग जाएगा, जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, अभी 1-2 क्लास ले चुके हैं, वो जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसमें बहुत आराम से और इत्मीनान से आपको पढ़ाऊंगा, इस तरह से चीजें पढ़ाऊंगा। बस आपको करना क्या है, घर जाकर के केवल 10 मिनट में मैंने जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट कह रहा हूं, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को इतना लिखा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा कि उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तुम कह रहे हो सेकंड ग्रेड की, मैं कह रहा हूं तुम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पेपर आरएस मेंस का देख लेना, आईएएस का पेपर देख लेना, वहां पे भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट करके और कम से कम आरएस लेवल तक का पढ़ा देता हूँ सारा कुछ। कोई भी जो भी पढ़ाता हूँ आरएस और आईएएस की किताबें से लेकर के पढ़ाता हूँ, तो इसलिए आपको कोई भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना, क्लास में अनुशासन रखना। मेरी क्लास में अनुशासन बहुत जरूरी है, आप सब जानते हैं इस चीज को। अनुशासनहीनता बिल्कुल पसंद नहीं है। क्वेश्चन नहीं आए मुझे पूछ लेना, शांति से पूछना, मैं जवाब दे दूंगा। नहीं आएगा तो अगली बार अगले दिन दे दूंगा देख करके, और फिर भी नहीं आएगा तो हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, भैया नहीं आता मुझे, भगवान नहीं हूं मैं। सही है ना, समझ में आ गई मेरी बात। तो इसलिए, लेकिन इतना मैं बता रहा हूं कि आप लोगों के सेकंड ग्रेड के लेवल पे, अभी आरएस के लेवल पे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर की कृपा है। आप लोगों के सेकंड ग्रेड के लेवल पर आज तक कोई एग्जाम में, पिछले 2010-11 से सेकंड ग्रेड को पढ़ा रहा हूं, तब से लेकर के अब तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो जो हमने पढ़ाया और हमने पढ़ाए हुए से बाहर आया हो। कितनी भी सेकंड ग्रेड हो गई भली से। ये आप लोगों के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपके भाई बंधु जो भी पढ़े हैं, डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ के नाम से है, पूछ लेना धाकड़ सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, वो अपने आप बता देंगे कि सर क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते। तो आप 100%, ये बात इसलिए नहीं कह रहा मैं कि मुझे मेरी पढ़ाई करनी है, इसके पीछे उद्देश्य केवल इतना सा है कि आप लोगों को विश्वास दिलाना है कि आप लोग मुझ पे पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। नोट्स उठा लेना। अभी भी जो आपके ऐप है, ऐप पे मेरी क्लासेज पढ़ी हैं, पिछले साल की हैं, तब रिकॉर्ड की थी, वही क्लास आज भी रिलेवेंट है। और नोट्स भी पिछले साल का, उसमें से पिछले साल जो पेपर हुआ है उस पेपर को मिला के देख लेना कौन सा क्वेश्चन बाहर जा रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, सारे क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे आप लोगों को। तो बिल्कुल विश्वास रखना, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल सब्जेक्ट है, हर कोई पढ़ा नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा हुआ होता, अजीब सा लगता है, पर मैं वादा कर रहा हूं मेरे साथ पढ़ोगे शांति से, बिल्कुल सिंपल लगेगा, आसान लगेगा। प्रैक्टिकल लाइफ से बताऊंगा। प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी होते हुए प्रशासन से जोड़ के एक एक चीज को प्रैक्टिकल अनुभवों के साथ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो हेडिंग डालो सिलेबस, लोक प्रशासन का सिलेबस। सिलेबस में मैं पहले एक एक टॉपिक लिख रहा हूं बेटा, और उस एक एक टॉपिक को आप लोग अपनी कॉपी में लिख ले। उस टॉपिक को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाऊंगा, कौन सा बाद में पढ़ाऊंगा, जो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी है। सब कुछ फिक्स है, सब कुछ तरीका मुझे पता है। मैं उस तरीके से पढ़ाता हूं जो टॉपिक आपको समझाने में आसानी रहे, आपको समझने में आसानी रहे। रिलेवेंट टॉपिकों को ऊपर नीचे करके पढ़ाता हूं। लेकिन लास्ट डे जब मेरा होगा
क्लास से बाहर जब मैं जाऊंगा लास्ट डे आपसे पूछूंगा सिलेबस निकलवा करके कि कोई टॉपिक छूटा तो नहीं, उस दिन मुझे बता देना सर ये टॉपिक छूट गया, वो भी पूरा करवा के जाऊंगा। यानी 100% सिलेबस कंप्लीट होगा और इतना अच्छे से होगा कि पिछले सालों के किसी भी एग्जाम का कोई भी, मैं कहता हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं सिलेबस में है आपके, वो नेट स्लेट के पेपर में भी अगर आए उन टॉपिक से क्वेश्चन तो वहां के क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेना, सारे सॉल्व होंगे आपसे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, अच्छे से समझा है तो। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक लिखो लोक प्रशासन अर्थ प्रकृति क्षेत्र। अर्थ प्रकृति क्षेत्र, एक बार मैं ये चेक कर लूंगा महत्व है कि नहीं है महत्व एवं भूमिका भी शामिल कर लेता हूं, लो मैं अपनी ओर से कर लेता हूं महत्व एवं भूमिका। उद्भव एवं विकास। लोक प्रशासन का अर्थ प्रकृति क्षेत्र महत्व या भूमिका और उद्भव एवं विकास, ये पहला टॉपिक है। उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक जो सिलेबस में होगा लोक प्रशासन के सिद्धांत। लोक प्रशासन के सिद्धांत, इंग्लिश जरूर लिखना, थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा टॉपिक है लोक प्रशासन या संगठन, कुछ भी लिखा आ सकता है, के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में देखोगे तो दोनों शब्द एक ही हैं, ऊपर भी मैंने लिखा लोक प्रशासन के सिद्धांत और नीचे भी लिखा है लोक प्रशासन के सिद्धांत, लेकिन आप इंग्लिश देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों शब्द अलग अलग है। एक जगह मैंने लिखा है थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी जगह क्या लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरीज अलग पार्ट है और प्रिंसिपल्स अलग पार्ट है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश से परहेज नहीं करनी है, थोड़ा सा शब्दों को, टर्मिनोलॉजी को आपको इंग्लिश में भी देखना है, ध्यान रखना है। मैं अभी बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है। मेन टॉपिक यही है आपके सिलेबस के, सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं पे लगेगा। आपकी क्लास लगभग 60 आवर्स के लगभग 55 से लेके 65 घंटे के बीच में आपकी क्लास होगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। टोटल घंटे लगेंगे आपके, आइडिया दे रहा हूं शुरुआत में ही। उसमें से आप मान के चलिए लगभग 30 से 35 आवर्स आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ने में लगेंगे। 30 से 35 आवर्स आपको इसमें लगेंगे। ये दोनों टॉपिक इतने लंबे हैं। एक्चुअली लोक प्रशासन के सिद्धांत के अंदर हम लोग विचारकों को पढ़ते हैं, थ्योरीज को पढ़ते हैं। थ्योरीज को पढ़ाने के लिए हमें विचारक पढ़ने पड़ते हैं। विचारक में हम लगभग 12-13 विचारकों को पढ़ेंगे, उनसे क्वेश्चन आते हैं और पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं वो यही टॉपिक है, थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस थ्योरीज का ही पार्ट होता है क्या प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो थ्योरीज
इनमें परंपरागत सिद्धांत दिए हैं। एक थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी, उस क्लासिकल थ्योरी के ही पार्ट होते हैं कौन क्या, प्रिंसिपल्स। तो उनकी चर्चा हम लोग वहां पे करेंगे। दोस्तों 30 से 35 घंटे का टाइम आप लोगों को, लगभग 30 से 35 घंटे का टाइम आपको इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने पे लगेगा। नेक्स्ट इसके बाद में चौथा टॉपिक है आपका व्यवहारवाद। बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में 4 टॉपिक आपको दे रखे हैं यहां पर। सबसे पहले दे रखा है आपको व्यवहारवाद के अंदर निर्णय निर्माण, निर्णय निर्माण। दूसरा टॉपिक है अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा के बाद तीसरा टॉपिक जो ये पहले भी थे, जो पिछले साल सिलेबस चेंज हुआ उसमें ये प्रिंसिपल जोड़ दिए गए अलग से। उससे पहले ये टॉपिक और ये टॉपिक सबके सब सेम थे, पहले भी थे। ये नया टॉपिक जोड़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बढ़ा दिया सिलेबस को। व्यवहारवाद वाला टॉपिक पहले भी था जिसमें निर्णय निर्माण, अभिप्रेरणा पहले से मौजूद था, और एक टॉपिक और था मनोबल। उस मनोबल को हटा दिया, मनोबल छोटा सा टॉपिक था उसको हटा दिया, उसको हटा करके 2 बड़े टॉपिक जोड़ दिए, और दोनों बड़े टॉपिकों का नाम है संचार। संचार या संप्रेषण एक ही बात होती है। और चौथा टॉपिक है नेतृत्व, लीडरशिप। नेतृत्व, लीडरशिप। अभी अभी मेरे ऑफिस में जस्ट मैं आया हूं, उससे जस्ट पहले मेरा बाबू है, मेरे ऑफिस में ही काम करने वाला, मेरे अंडर में काम करता है, एलडीसी है। तो वो एलडीसी आरएस का इंटरव्यू दे रहा है। बीटेक किया हुआ है एमएनआईटी से, कुरुक्षेत्र से, और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट पर होते हुए, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़ के वो एलडीसी बना हुआ है मेरे ऑफिस के अंदर, और पहले 2 बार आरएस के इंटरव्यू दे चुका है, सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी वो वापस से आया था, उसका 13 तारीख को इंटरव्यू है। तो उसको पता है, जानता है कि सर पढ़ाते हैं, तो मेरे पास पर्टिकुलरली इसीलिए आया था कि उसको इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हो बताओ। मैंने उससे पूछा आरएस क्यों बनना चाहते हो। उसने कहा कि सर मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, मेरे अंदर सहनशीलता है, मेरे अंदर धैर्य है, मेरे अंदर प्रशासन चलाने की क्षमता है। मैंने कहा पहले बता लीडरशिप क्या होती है। मेरे अंदर सत्यनिष्ठा है। मैंने कहा सत्यनिष्ठा क्या बवाल है, पहले बता। फिर उसको मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा तू इंटरव्यू के अंदर जो जा रहा है ना, तू जो बोलेगा वहीं से क्वेश्चन बनेगा। इंटरव्यू इतना सहज होना चाहिए कि आप जिस दिशा में ले जाना चाहते हो उस दिशा में इंटरव्यू चला जाता है आपका। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ही मत करो जिनसे कि आपको मुसीबत पैदा हो जाए। अब तूने शब्द दे दिया लीडरशिप, सर मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो कहेंगे पहले तो बता लीडरशिप क्या होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह देंगे अच्छा कैसे मान ले कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप है, क्वालिटी है, तो जवाब नहीं दे पाया। तो मैं आप लोगों को वो लीडरशिप शब्द बार बार आते हुए, तो जब वो डिस्कस कर रहा था मेरे पास में बैठ के, एक डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे मेरे से जस्ट ऊपर वाली पोस्ट के अधिकारी, वो भी बैठे थे और मैं भी बैठा था, तो हम और एक और असिस्टेंट कमिश्नर बैठे थे, तीनों हम बैठ करके उसका इंटरव्यू ले रहे थे। तो वहां पे जो दूसरा बाबू और 1-2 लोग और बैठे थे वो देख रहे थे, तो सबके सब फिर उसका मजाक उड़ाने लगे। हाँ लीडर साहब आ जाइए, हाँ तो लीडर साहब बताइए लीडरशिप क्वालिटी क्या है आपके अंदर। तो कहने का मेरा मतलब है कि लीडरशिप होती क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी वो करा देता है अपने आप ही। किसी भी एग्जाम में आप जाओगे कहीं पे भी बोलने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। तो हम लोग इस टॉपिक को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे लीडरशिप होती क्या है। मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये 4 टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक जो हैं निर्णय निर्माण और अभिप्रेरणा, ये दोनों टॉपिक इस टॉपिक के साथ ही हो जाएंगे। इस टॉपिक को जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक विचारक पढ़ाऊंगा, हर्बर्ट साइमन।
हर्बर्ट साइमन विचारक को पढ़ेंगे तो निर्णय निर्माण अपने आप उसमें टॉपिक में समाहित हो जाता है। अभिप्रेरणा से संबंधित 3 विचारक हैं, एक अब्राहम मैस्लो, एक मैकग्रेगर और एक तीसरा विचारक है हजबर्ग। ये तीनों की तीनों थ्योरीज के अंदर तीनों विचारक पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे आसान विचारक है, मजेदार विचारक है। जैसे ये पूरे हो जाएंगे अभिप्रेरणा का टॉपिक भी वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक नए जुड़े हैं, इनको अलग अलग से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। लगभग 2 घंटे इसमें लगेंगे, 2 से ढाई घंटे, और 2 से ढाई घंटे ही इस टॉपिक को पढ़ाने में लगेंगे, नहीं 5 से 6 घंटे का टाइम में ये आप लोगों के दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और पिछली बार यो की त्यों जो क्वेश्चन आए थे वो नोट्स उठा के देख लेना, जो आपके सेकंड ग्रेड में पिछली बार क्वेश्चन आए थे वो यो की त्यों इन्हीं में से आ गए। वो डायग्राम बना रखे तो उन डायग्राम से सीधे क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो आप लोगों को चिंता नहीं करें, सारी चीजें जो है काफी डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से कराई जाएगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के चिंता नहीं करें, मैं जो पढ़ाऊं उसको ध्यान से पढ़ ले, शांति से पढ़ ले, विश्वास कर ले, बाकी और सब्जेक्टों पे मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा टाइम दूसरे सब्जेक्टों पे दें। 5वां टॉपिक क्या है आपका? 5वां टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर जो है वो टॉपिक दे रखा है आपका लोकपाल एवं लोकायुक्त। ये मजेदार कहानी है, लोकपाल एवं लोकायुक्त। इनको काफी डिटेल में कहानी किस्सों के रूप में हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा, अन्ना हजारे की कहानी भी सुनाऊंगा, झाड़ू वाली पार्टी की कहानी सुनाऊंगा, आम आदमी पार्टी की कहानी सुनाऊंगा, कैसे बनी, क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई। आपको हंसते खेलते सारी बात समझ में आ जाएंगी। और इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में, सेकंड ग्रेड तो छोड़िए, आरएस के लेवल पे जो मैं आरएस वालों को पढ़ाता हूँ वही चीज पूरी डिटेल में आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, वहां भी ये सिलेबस में है। तो वो क्वेश्चन आप करने की स्थिति में रहेंगे। आरएस प्री में भी कोई क्वेश्चन आता है, हमेशा लोकपाल और लोकायुक्त से एक क्वेश्चन आरएस प्री में आता है। पिछले 3 बार की एग्जाम देख रहा हूं, हमेशा आता है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम। प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट एवं सेकंड की सिफारिशें। प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट और सेकंड की सिफारिशें। बेटा यहां से भी आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, लेकिन इनको पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, इनको पढ़ना बहुत मुश्किल। क्योंकि प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ने 20 रिकमेंडेशन दी है। कितनी? 20। मतलब 20 मामलों में, 20 क्षेत्रों में, 20 क्षेत्र में उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। और प्रत्येक क्षेत्र के अंदर एक एक शीर्षक के अंदर, यानी 20 शीर्षकों में दिए, एक एक शीर्षक के अंदर सैकड़ों की संख्या में रिकमेंडेशन है। ऐसे ही प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड जो है, वीरप्पा मोइली साहब की अध्यक्षता में गठित हुआ था, उसने 15 रिकमेंडेशन दिए हैं 15 क्षेत्रों में, और प्रत्येक में कम से कम 600-700 रिकमेंडेशन है, कम से कम 600-700। आप इतनी कैसे याद करोगे? मुझे ही याद नहीं है, मैं कहां से कराऊंगा? लेकिन वो सारी आपको याद भी नहीं करनी है, वो सारी की सारी आपको याद भी नहीं करनी है। मैं बताऊंगा क्या याद करना है, कितना याद करना है, उनसे वहां कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। उनसे बात चला गया तो चिंता मत करना, तुमसे नहीं होगा तो और किसी से नहीं होगा। हमको उसकी चिंता नहीं करनी जो किसी से नहीं होगा, हमको उसकी चिंता करनी है कि और कोई तो कर देगा लेकिन हमसे नहीं हो रहा है, वो टेंशन की बात है। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा सिलेक्शन का जो तरीका है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन हमको आए। ठीक है, हमको 80 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन नहीं आते, पर 20 क्वेश्चन वो ऐसे होने चाहिए जो किसी और को भी नहीं आने चाहिए। अगर 20 में से 10 क्वेश्चन किसी और को भी आते हैं और आपको 80 आते हैं तो फिर आप कंपटीशन में पिछड़ जाओगे। तो इसलिए रणनीति होनी चाहिए, तैयारी ऐसी होनी चाहिए, जो सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई रेयर क्वेश्चन आता है, अलग से क्वेश्चन आता है, ऐसा
एक यूनिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आपसे नहीं होगा तो और किसी से भी नहीं होगा। अब एक आध कोई तुक्के में कर दिया वो बात अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सीट एक ही है क्या? सीट तो ज्यादा आएंगी, ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो बेटा, ये सिलेबस है टोटल। आप कहेंगे सर इतना सा सिलेबस है, 60-65 घंटे काई में लगा दो आप? इसको पढ़ाने में लगाऊंगा, एक एक टॉपिक को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा जो है, ये टॉपिक हमारा एक क्लास का है, लगभग 1.5 घंटे के अंदर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्रकृति जो टॉपिक है ये 3 घंटे का है। क्षेत्र हमारा 1 घंटे का टॉपिक है, 1-1.5 घंटे का टॉपिक है ये। महत्व या भूमिका की बात करें, ये भी 1 घंटे का टॉपिक है। इसको तो मैं नोट्स अलग से देता हूं, परिभाषाएं पूछते हैं इनसे संबंधित, वो यहीं पे याद करवा दूंगा क्लास में। अर्थ से संबंधित भी परिभाषाएं होती है, डेफिनेशंस होती है। इन डेफिनेशंस को मैं अलग से 10 मिनट में प्रिंटेड नोट्स दूंगा और ट्रिकी वे में आपको बता दूंगा कि कौन सा क्या बोले तो क्या आंसर होगा। यहीं पे 10 मिनट के अंदर आपको याद हो जाएंगी वो परिभाषाएं, लेकिन वो बाद में कराऊंगा। पहले ये टॉपिक को पढ़ाने के बाद परिभाषाएं लास्ट में चर्चा करूंगा मैं। उद्भव एवं विकास, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं बाद में पढ़ाऊंगा। पहले ये सब पढ़ाने के बाद में मैं इस टॉपिक को छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद में पहले सेकंड टॉपिक पे आऊंगा। सेकंड टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए कम से कम आपको पता है 20 से 22 घंटे आपको चाहिए। 20-22 घंटे का टाइम आपको लगेगा इनको पढ़ने में, और 20-22 घंटे इसको पढ़ने में आपको लगेगा। इनको कंप्लीट करने के बाद यानी 12-13 विचारक पढ़ने हम लोगों को, तो इन 13-14 जो भी 12-13 विचारक हैं, इन विचारकों को पढ़ने में 20-1 घंटे का टाइम हमको लगेगा। इनको करने के बाद फिर मैं वापस से इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्ट पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। थ्योरीज के आधार पर ही उद्भव विकास होता है। किसी भी सब्जेक्ट का उद्भव विकास जो है थ्योरीज के आधार पर ही होता है। तो ये थ्योरीज अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीके से आएंगी, उन्हीं की चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा आपको और आसानी से चीजें समझ में भी आ जाएंगी। तो इसलिए मैं जानबूझ के टॉपिक बाद में पढ़ाता हूँ, ये टॉपिक पहले पढ़ाता हूँ, ठीक है। जब ये पढ़ने के बाद ये पढ़ लोगे, इनको कंप्लीट होने के बाद ये वाला टॉपिक जो है ये और ये दोनों टॉपिक मैंने कहा था इसके साथ अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। ये बचेंगे दोनों, और कौन सा बच रहा है? लोक प्रशासन एवं संगठन के सिद्धांत। जैसे ही उद्भव विकास हम पढ़ लेंगे उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा कौन सा? लोक प्रशासन या संगठन के सिद्धांत। इसमें आप लोग 8 से 10 सिद्धांत पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पदसोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, नियंत्रण का क्षेत्र सिद्धांत, केंद्रीकरण का सिद्धांत, प्रत्यायोजन का सिद्धांत, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, सत्ता या प्राधिकार उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ऐसे करके कई सारे सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वहां से भी हम इसको पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने के बाद में जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम संचार पढ़ेंगे और नेतृत्व पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद फिर आसान टॉपिक पे आएंगे। सबसे आसान टॉपिक ये है, लोकपाल एवं लोकायुक्त की कहानी। लगभग 3 घंटे का टॉपिक है आपका। 3 से 4 घंटे हम इस पे टाइम देंगे। और ये टॉपिक जो है लास्ट में आपको नोट्स दूंगा, इसके जो काम की चीजें रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स देकर के क्लास में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, और आप लोगों को वही चीजें याद करवाऊंगा। यहीं पे कोशिश करूंगा यहीं याद करवाने की। उनसे बाहर क्वेश्चन अभी तक तो ना RS में आया, ना किसी IAS की एग्जाम में आया, ना आप लोगों की कभी कोई सेकंड ग्रेड की एग्जाम में आया। जो हमने तैयार किया है, निकाला है, पिछले साल भी नहीं आया, उससे पहले भी नहीं आया। उससे पहले सेकंड ग्रेड की 2-3 एग्जामों में हमेशा लोकपाल लोकायुक्त से क्वेश्चन आता है, वो बाहर नहीं जाता। ऐसे ही प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट और सेकंड इस बार जोड़े हैं, पिछली बार ही जोड़े हैं। तो पिछली बार जो क्वेश्चन आया वो भी हमारे जो नोट्स था उसमें से सीधे सीधे आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी आ जाए। नहीं आएगा तो चिंता मत करना। समझ में आ गई क्या मेरी बात? फिर चिंता मत करना। अब देखो, ये सिलेबस के बारे में मैंने मोटी मोटी चर्चा की है, ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं। एक एक टॉपिक पे आएंगे तब अपन चर्चा करेंगे।
अभी मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा दूं, एक टॉपिक ये नहीं पढ़ा रहा, जनरल बात कर रहा हूं। और पुराने स्टूडेंट्स कुछ लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग जो नए हैं वो नहीं जानते होंगे। तो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे, तो उसका एक आधार है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। क्या है ये? क्या है? त्रिभुज, ट्राइंगल बोल सकते हैं, त्रिभुज बोल सकते हैं, सही है कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछूं कि आप मैथ्स की क्लास में पढ़ रहे हो या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में पढ़ रहे हो? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे हो तो इतना पागल तो मैं नहीं हूं कि मैं त्रिभुज बनाऊंगा, है? इतना पागल तो मैं नहीं हूं कि मैं त्रिभुज बनाऊंगा। बिल्कुल समझ गया, जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके वो जानते हैं। अब से ध्यान रखना, पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसी डायग्राम पे स्टार्ट करूंगा और पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसी डायग्राम पे समाप्त कर दूंगा। मैं ये सारी थ्योरी, सारी चीजें थी ना, वो सब कुछ इसी डायग्राम पे स्टार्ट करूंगा और इसी डायग्राम से सारी बातें समझाऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि इसको, ये जो संरचना है, ये संरचना आपकी नजर में ट्राइंगल है, मैथ में इसको ट्राइंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, इसको शंकु कह सकते हैं, पिरामिड कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे लीजिए। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा में जब जब मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं तो इसका नाम आपको एक ही शब्द बोलना है। क्या है ये? संगठन है। क्या है ये? संगठन है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी संगठन जो होता है, उस संगठन की संरचना इसी तरह की होती है, इसी तरह की संरचना होती है। इस संरचना को हम पदसोपानिक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? पदसोपानिक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? पदसोपानिक संरचना कहते हैं। एक्चुअली ये सोपान है, ये सीढ़ियां हैं। इन सोपानों पर बहुत सारे पद बने हुए होते हैं। जैसे जैसे आप लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, पदों की संख्या बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लूं कि ये राजस्थान का पुलिस प्रशासन है। क्या है? राजस्थान का पुलिस प्रशासन है। राजस्थान का पुलिस प्रशासन, आप मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि राजस्थान का पुलिस प्रशासन है। कैसे है? देखो, राजस्थान के पुलिस का मुखिया कौन कहलाता है? डीजीपी। कौन कहलाता है? डीजीपी। उमेश मिश्रा साहब कौन है? डीजी। सही है क्या? उमेश मिश्रा साहब यहां बैठे हुए हैं। सबसे ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट का, पूरे राजस्थान के पुलिस प्रशासन का मुखिया डीजीपी होता है, पुलिस महानिदेशक होता है। वो महानिदेशक यहां बैठा है, एक ही व्यक्ति है जो पूरे राजस्थान का हेड है। फिर उसके अधीन देखो एडीजीपी, यानी पुलिस महानिदेशक के नीचे होते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। इनको बोलते हैं एडिशनल डीजीपी। एडिशनल डीजीपी बोलते हैं। एडिशनल डीजीपी एक से ज्यादा पोस्ट होती है। फिर उनके नीचे होता है आईजी, जो संभागीय स्तर की पोस्ट है। कौन से स्तर की पोस्ट है? वो संभागीय स्तर की पोस्ट है आईजी साहब। जितने संभाग है, कितने संभाग है राजस्थान में? 7 है, 3 नए बना दिए। अब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो 10 आईजी बैठेंगे हमारे राजस्थान के अंदर। अभी तो कितने हैं? 7। फिर इसके नीचे आता है डीआईजी की पोस्ट होती है। डीआईजी भी संभाग स्तर पे होता है आईजी की मदद करने के लिए। उससे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसपी साहब की पोस्ट होती है। इसकी पोस्ट होती है
एसपी साहब की पोस्ट होती है। और ये जो एसपी साहब की पोस्ट है, एसपी के नीचे होता है एडिशनल एसपी, उसके नीचे होता है डीवाईएसपी जो आरएस से बनते हैं, इसके नीचे होता है सीआई थाने का इंचार्ज, एसएचओ जिसे बोलते हैं थानेदार, एक्चुअल थानेदार ये है। उसके नीचे होता है एसआई सब इंस्पेक्टर जो एग्जाम होती है। फिर नीचे कौन होता है? एएसआई, एएसआई के नीचे कौन होता है? हेड कांस्टेबल, और उसके नीचे कौन होता है? कांस्टेबल। अब तुम ही बताइए कि कांस्टेबल की पोस्ट ज्यादा होती है या एसपी की पोस्ट ज्यादा होती है? यहां ये कौन है? कांस्टेबल। अब बताइए मुझे कि कांस्टेबलों की संख्या या हेड कांस्टेबलों की संख्या ज्यादा है या डीवाईएसपी की संख्या ज्यादा है? कांस्टेबल की संख्या ज्यादा है। डीवाईएसपी की संख्या ज्यादा है या आईजी की संख्या ज्यादा है? आईजी की संख्या ज्यादा है या डीजी की? आईजी की ज्यादा है। जैसे जैसे किसी संगठन में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, पदों की संख्या बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है ना। लेकिन जैसे जैसे किसी संगठन में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, पदों की संख्या लेकिन पावर की मात्रा, पावर आईजी के पास ज्यादा है या एसपी के पास ज्यादा है? एसपी के पास ज्यादा है या सीआई के पास ज्यादा है? आईजी के पास ज्यादा है या डीजी के पास ज्यादा है? समझ में आ गई बात? तो अब मैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने पुलिस प्रशासन भी, पुलिस विभाग भी अपने आप में एक संगठन है और उसकी संरचना ऐसी होती है, और इस संरचना को कहते हैं हम पदसोपानिक संरचना। क्या कहते हैं? पदसोपानिक संरचना। दुनिया के 99% ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, हर एक संगठन की संरचना इसी प्रकार की होती है। ऊपर के लेवल पे जो काम करते हैं, ग्रेड फर्स्ट के अधिकारी जो होते हैं, उन सबको हम कहते हैं अधिकारी, ऑफिसर्स। क्या कहते हैं? अधिकारी। और निचले लेवल के लोग जो काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कर्मचारी। क्या कहते हैं? कर्मचारी। क्या कहते हैं? कर्मचारी, एम्प्लॉय कहते हैं। आप सेकंड ग्रेड टीचर बन जाओगे, राजस्थान सरकार के अधिकारी नहीं कहलाओगे, आप कर्मचारी कहलाओगे। लेकिन आप जब आरएस ऑफिसर बन जाओगे तो आप राजस्थान सरकार के ऑफिसर्स कहलाओगे। आप आईएएस बन जाओगे तो और बड़े ऑफिसर कहलाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कोई भी संगठन जो होता है उसकी संरचना इसी प्रकार की होती है। कैसी होती है? इसी प्रकार की होती है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? पदसोपानिक संरचना कहते हैं। ऊपर के लेवल पे अधिकारी काम करते हैं, और अगर यही संगठन सरकारी की जगह प्राइवेट संगठन होता तो यहां ऊपर के लेवल के लोगों को प्रबंधक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबंधक या मैनेजर कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। और निचले लेवल के लोगों को वो एक कर्मचारी कहते हैं। कंपनी का कर्मचारी है, रिलायंस कंपनी का कर्मचारी है, या अपन कहें कि कलाम इंस्टीट्यूट, आपका जो एक कलाम इंस्टीट्यूट है, ये भी तो एक संगठन है। इस कलाम इंस्टीट्यूट में भी टॉप लेवल पे आपके जो इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, डायरेक्टर है राजेश जी, जो आरपीएस हैं, वो युजवेंद्र, ये 2-4 लोग जो पार्टनर हैं यहाँ, वो सब यहाँ बैठे हैं। लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा चलती किसकी है? पावर किसके पास है? सबसे ज्यादा अनुभवी, सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति जो पूरे इंस्टीट्यूट को डील करता है, यहाँ की ब्रांच हो चाहे वहां की हो, वो राजेश जी हैं जो आरपीएस हैं, वो यहाँ बैठे हैं। बाकी के लोग मुकेश जी, धर्मेंद्र जी, और ये सारे के सारे यहाँ बैठे हैं। समझ में आ रही है? जो अभी मेरे साथ में आए थे वो कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे निचले लेवलों पे बैठे हैं। कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है, अधिकारियों की संख्या कम होती चली जाती है, लेकिन उनकी पावर की मात्रा बढ़ती चली जाती है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? ये है संगठन। तो आज के बाद में जब भी मैं ये डायग्राम बनाऊं, आप समझ जाना मैं ना कोई त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ना ही पिरामिड की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसी संगठन की बात। क्लियर? नेक्स्ट क्लास हम लोग कर लेंगे। थैंक यू।